नमस्कार दोस्तों, शेयर म्यूचुअल चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए जो शेयर लेकर आया हूँ ये भी 50 रुपये से कम है इसकी प्राइस, और बहुत ही फेमस है ये शेयर का नाम, इसकी कंपनी का नाम ये कॉफ़ी डे है। आपने कभी न कभी यहाँ गए भी होंगे और नाम भी सुना होगा कॉफ़ी डे। तो पहले हम थोड़ा इसका डाटा बता देता हूँ मैं आपको कि करीब करीब 47 रुपये में अभी इसके शेयर की प्राइस है। 46-47 रुपये प्राइस है इसकी। इसका हाईएस्ट रहा था करीब 400 रुपये का, और लो रहा है इसका 16 रुपये का। 2015 में शेयर मार्केट में लिस्ट होती है, और तब इसकी जो 1100 करोड़ का इसका IPO लेकर आते हैं। वीजी सिद्धार्थ है इसके फाउंडर है, मालिक है, सब कुछ है नहीं, मतलब थे कहना चाहिए, अब नहीं है वो इस दुनिया में। तो 2015 में इन्होंने इसको शेयर मार्केट में लिस्ट की थी, और 316 से लेकर 328 रुपये की जो फ्लोर प्राइस रखी थी, और उसी के आसपास ये शेयर मार्केट में लिस्ट हुआ था ये शेयर। अभी इस कंपनी के ऊपर करीब करीब 450-500 करोड़ का कर्जा है। कभी इस कंपनी का जो रेवेन्यू देखा जाए तो करीब 1000 करोड़ का रेवेन्यू हुआ करता था, लेकिन अब जो रेवेन्यू आके घटकर केवल 5 करोड़ का रह गया। अभी जो लेटेस्ट रेवेन्यू आया वो करीब 5-5.5 करोड़ का रेवेन्यू आया है। प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग सारी बेच दी, लगभग 10% होल्डिंग प्रमोटर के पास है। अब क्यों बेची प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग, ये भी इसी में कहानी मैं आपको बताऊँ आगे। थोड़ा मैं इनके पहले डेटा बता देता हूँ इसका मैं। तो इस शेयर के साथ, इस कंपनी के साथ क्या हुआ, ये सारी चीज़ ये में कहानी से चलते हैं कि जो वीजी सिद्धार्थ ये बेंगलुरु के रहने वाले हैं, और उसी समय ये अपनी इनका पुश्तैनी बिजनेस भी था, लेकिन इसको छोड़कर ये अपना खुद का ही कुछ करने के इरादे से मुंबई आ जाते हैं, और मुंबई में यहाँ पर शेयर मार्केट में नौकरी करते हैं, शेयर मार्केट में। और नौकरी करने के साथ साथ ये क्या करते हैं, अपने पैसे से जब इनका अच्छे खासे शेयर हो, इन्वेस्टमेंट भी करते शेयरों में, ये दूसरी कंपनियों में, तो पैसा हो जाता है तो काफ़ी ये अपने इस पैसे को बेच कर एक चाय का, एक कॉफ़ी का बागान खरीद लेते हैं कि उसका बिजनेस करेंगे। लेकिन वहाँ पर बिजनेस क्या होता है कि वो चल नहीं पाता, इस वजह से कि जो कॉफ़ी का जो बीज वगैरह होती है उसका रेट अब अंतर्राष्ट्रीय बाजार और अपने यहाँ के रेट में काफ़ी अंतर था। उसके बाद में ये एक दिन प्लान करते हम क्यों नहीं ऐसे जो कॉफ़ी शॉप खोले जहाँ पर कि जो स्टूडेंट वगैरह जाकर कॉफ़ी पिए, जो कर्मचारी वगैरह, एक ऐसी जगह जहाँ पर लोग गपशप भी कर सके, बातचीत कर सके, थोड़ा सा अपना टाइम भी गुजार सके, और उसके साथ कॉफ़ी भी पी सके, एक बच्ची टेस्टी कॉफ़ी। तो ये अपनी पत्नी से इस बारे में चर्चा करते मैं एक कॉफ़ी शॉप खोलना चाहता हूँ बेंगलुरु में ही, और ये कहते हैं कि मैं 25 रुपये में कॉफ़ी बेचूंगा। तब वो उनको भी मजाक लगता, क्योंकि तब कॉफ़ी का जो कप आता मिलता था तो 5 रुपये को होता था, लेकिन ये कहते मैं इसको 25 रुपये में बेचूंगा। और इनकी पत्नी जो होती है कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री की बेटी है, मालविका हेगड़े। तो अभी वही इनकी इस कंपनी की जो मालकिन है, और उनके बेटे इस कंपनी को चला रहे हैं। तो इस तरह ये कॉफ़ी शॉप का जो पहला जो खोलते हैं कॉफ़ी डे का अपना बेंगलोर में, और उसके बाद में धीरे धीरे बेंगलोर में कई आउटलेट खोलते हैं, और बाद में आ जाते हैं महाराष्ट्र, मुंबई वगैरह, और पूरे देश भर में करीब करीब ये कह सकते हैं कि 1300 से ज़्यादा इनके आउटलेट्स होते हैं, जिसमें से करीब 260 तो केवल अकेले महाराष्ट्र में होते हैं। इसी अलग केरल, कर्नाटक वगैरह जहाँ भी कॉफ़ी का सेवन ज़्यादा किया जाता है वहाँ पर इनके कई जगह कॉफ़ी डे का ऐसा आउटलेट है, जो इन्होंने काफ़ी तो फ्रेंचाइजी दे रखी है, और काफ़ी खुद चलाते हैं। इनकी जो फ्रेंचाइजी भी 8 से 10 लाख में मिलती थी इसकी कॉफ़ी डे की, और ये कंपनी ज़बरदस्त चल रही थी। लेकिन क्या कि इसके साथ साथ में इनसे जो वीजी सिद्धार्थ इनसे गलती हो जाती, गलती होती है कि ये इनका कॉफ़ी डे का ये बिजनेस जो इन्होंने चालू किया ज़बरदस्त चलता है, लेकिन साथ में क्या करते हैं कि दूसरे बिजनेस में भी हाथ पे आजमाते हैं। रियल इस्टेट का बिजनेस करते हैं, फाइनेंस का करते हैं इनका, लेकिन वो धंधे क्या होते हैं कि इनके घाटे में चले जाते हैं। और इस कारण क्या है कि इनके ऊपर काफ़ी कर्जा हो जाता है। कहते हैं एक समय इनके ऊपर जो कर्जा करीब 11,000 करोड़ का कर्जा हो चुका था, तो काफ़ी सरकारी बैंक, प्राइवेट बैंक, निजी वगैरह, इनका काफ़ी कर्जा बढ़ चुका था। इसी बीच कर्जे के बीच में कर्जे का दबाव होता हो तो एक बार क्या कि इनको
इनकम टैक्स से 700 करोड़ का टैक्स चोरी का नोटिस मिलता है। और भी कई तरह के कि इनके ऐसे मामले बनते चले जाते थे। एक दिन क्या होता है कि जो एक दुखद घटना होती है कि विजय सिद्धार्थ एक नदी में, जो वहाँ पर एक नदी है त्रितावती नदी, उस नदी में कूदकर आत्महत्या कर लेते हैं। ये 2019 की बात है। तो बड़ी ये कयास लगा था कि आखिर इन्होंने मतलब तो कैसे ऐसा कदम उठा लिया। लेकिन एक जो चिट्ठी छोड़ के जाते हैं, एक पत्र इन्होंने छोड़ा था कार में, उसमें इन्होंने साफ साफ लिखा था कि मैं कुछ परेशान हूँ लोगों से, और खासकर इनकम टैक्स वगैरह के ऊपर भी आरोप लगाए थे कि उन्होंने मुझे परेशान किया हुआ है, और जो लेनदार थे जिन्होंने इनको पैसा दे रखा था इनकी कंपनी में लगा रखा था। तो इस तरह देखा जाए तो काफ़ी एक तनाव भरी ज़िंदगी से ये अपने आप को दूर कर लेते हैं कि वो माफ़ी मांगते हैं और कहते मैं इस तनाव भरी ज़िंदगी नहीं जी सकता, और ये आत्महत्या कर लेते हैं। और जिस समय आत्महत्या करते हैं उस समय इस कंपनी पर करीब 72,000 करोड़ का, मतलब 7,200 करोड़ का कर्जा था। 7200 करोड़ का कर्जा था इनके ऊपर। उसी समय क्या होता है कि जब इनकी डेथ के बाद में जब इस कंपनी को संभालने के लिए आते हैं इनकी बीवी मालविका हेगड़े है और उनका बेटा बेटा मतलब 2 बच्चे हैं, तो दोनों काफ़ी छोटे होते हैं कि वो संभालते इस कंपनी को। अब इस कंपनी को वापस रिस्ट्रक्चर करना, वापस इसको खड़ा करना, वापस जमाना, लेकिन कर्जा इतना बड़ा था तो क्या करे। तो इसमें क्या था कि इनके जो मालिक ने कहा सबसे पहले हम कर्जे से बाहर आएंगे फिर चलाएंगे। तो इन्होंने पहले तो खर्चे कम करे अपने, कुछ आउटलेट्स करीब जो 1350 आउटलेट्स थे, तो इसके जो कॉफ़ी डे के उसमें से करीब आधे से ज़्यादा बंद कर दिए ताकि खर्चा बचे। दूसरा इन्होंने अपनी जो कुछ इनके पास असेट थी, मतलब इन्वेस्टमेंट था दूसरी कंपनियों का इनका, तो वो इन्होंने असेट बेची करीब करीब 4-5 हज़ार करोड़ के इन्होंने अपने असेट शेयर वगैरह सब बेचे, और उस तरह से काफ़ी कर्जा चुकाया है। और इसीलिए मैंने कहा ना जो इनकी होल्डिंग कम है, होल्डिंग 10% रह गई है, तो वो होल्डिंग भी इन्होंने मतलब अपनी बेची, काफ़ी सारी होल्डिंग बेचकर जो पैसा आया उससे कर्जा उतारते उतारते अब केवल मतलब 500 करोड़ का कर्जा बाकी, 550 करोड़ का। एक मामला और गए थे, ये कंपनी एक बार दिवालिया कोर्ट में चले गई थी। दिवालिया कानून के अंतर्गत हुआ कि ये था कि इंडसइंड बैंक का उनका 63 करोड़ का जो डिफ़ॉल्ट था, 63 करोड़ के लोन का, तो वो इस कंपनी को ले जाते थे NCLT में ताकि दिवाली से उनको पैसा आ जाए। लेकिन बाद में बताते हैं कि एक मीडिएटर के द्वारा इनके बीच में समझौता हो जाता है दोनों में, और बाद में वो अपनी जो दिवाली की जो एप्लीकेशन जो इंडसइंड बैंक ने लगाई थी वो वापस ले ली। दिवाली से कंपनी बच जाती है एक तरह से। लेकिन उसके बाद भी अभी भी देखा जाए तो कर्जा काफ़ी ज़्यादा है इस कंपनी के ऊपर है, मतलब 550 करोड़ तो वो देना है। लेकिन जिस तरह से ये कर्जा उतारने के इनकी पहली प्राथमिकता दे रखे हम कर्जे से बाहर आएंगे तो हो सकता है कि आने वाले दिन में कर्जा उतार दे, क्योंकि है इनके दोनों के जो बैक काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। जो मालविका जो है हेगड़े जो एक पूर्व मुख्यमंत्री की बेटी है, तो पारिवारिक स्ट्रॉन्ग है, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है, और उसी तरह विजय सिद्धार्थ भी अपने परिवार से मजबूत है। तो कर्जा 550 करोड़ का बड़ा कर्जा नहीं, कर्जा उतार देंगे ये। अब क्या कि शेयर होल्डिंग में देखा जाए तो अभी शेयर होल्डिंग इनके पास केवल 10% बची है, और बाकी शेयर होल्डिंग करीब 88% पब्लिक के पास है। जो FIS की जो होल्डिंग थे, विदेशी होल्डिंग थी, वो करीब करीब आधा परसेंट 1% है। तो विदेशी होल्डिंग का कोई मतलब ही नहीं इसके अंदर। ज़्यादातर पब्लिक ने ले रखी, पब्लिक के पास 88% होल्डिंग आ गई है। तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें जहाँ भी पब्लिक होल्डिंग ज़्यादा हो जाती है वहाँ पर ऑपरेटर गेम शुरू हो जाते हैं। यहाँ पर भी ऑपरेटर गेम होगा, पंप एंड डंप की स्थिति यहाँ भी बनेगी। शेयर को बहुत ऊपर ले जाके गिरा भी सकते हैं या बहुत नीचे गिरा के वापस उठा भी सकते हैं, कि पब्लिक होल्डिंग आ जाए तो पब्लिक को इसी तरह से ये ऑपरेटर परेशान करते हैं और उनका पैसा हड़पते हैं। तो यहाँ पर भी हो सकता है। तो ये दोस्तों कॉफ़ी डे की पूरी कहानी ये है। बहुत ही इसमें घटनाएं घटी, लेकिन सारी घटनाएं का हम जिक्र करेंगे तो बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा, इसलिए मैं शॉर्ट में आपको पूरा बता दिया है कि अभी जो कंपनी को ये चलाने की एक जद्दोजहद में गुजर रही है कंपनी। अभी एक पूछती तरह से पहले जैसे दौर में भी नहीं पहुंची है। जो इसका एक दौर हुआ करता था जहाँ कि इनका 1000 करोड़ रुपये का रेवेन्यू आता था, 100-200 करोड़ रुपये का इनका प्रॉफिट होता था, और दिन हर मतलब नए नए फ्रेंचाइजी मिलती थी उसको तो ज़बरदस्त था वो। अब वो दौर नहीं है। अब तो इनको के पुराने जो कुछ बचे इनके पास आउटलेट्स बचे हैं करीब, और कुछ फ्रेंचाइजी बचे तो अभी उनको ही चलाना है, उनको ही संभालना है। तो ये दोस्तों कंपनी की अभी कोई इन्वेस्टमेंट की सलाह नहीं है। आप अगर अपनी मर्जी से करना चाहे कर सकते हैं, मेरी तरफ से कोई राय नहीं इसमें इन्वेस्ट करना। कंपनी अच्छी थी, अच्छी अभी है नहीं, बस भविष्य कुछ नहीं कह सकते। बिजनेस बढ़िया है, अगर चल निकले तो वापस से अपने उस दौर में पहुंच जाएगी।
तो ठीक है दोस्तों, आज केवल इतना ही। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि इसमें हमें इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं। तो मेरे इस वीडियो को शेयर कीजिए और दूसरों को बताइए, और साथ ही अपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज केवल इतना ही दोस्तों।